वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ की क्लासेस चल रहा था, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की, और उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी करा चुके हैं बच्चे। अब हम लोग करने वाले हैं जो एक्ट, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम कह सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, और ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ये बीकॉम का सेमेस्टर 1 है, जहां पर हम बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी हमने कराया हुआ है और बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं, सही तरीके से मैंने कराया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हमारा जो सेकंड एक्ट जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पार्ट 1 रहेगा। आइए, तो सबसे पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग आज के क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। पार्ट 1 में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, द स्कोप ऑफ द एक्ट। उसके बाद की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरह की गुड्स होती है बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी की हम बात करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स शोइंग टाइटल क्या होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी एंड प्राइजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 का जो है टॉपिक रहेगा बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हम बात करते हैं बेटा। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द लीगल टर्म्स एंड एग्जांपल्स प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर 1932 की अगर हम बात करें बेटा, तो पहले कुछ नहीं हुआ करती थी। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सारे एक्ट हुआ करता था, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो। बाद में जाकर के इसको अलग कर दिया गया और बना दिया गया है बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। बेटा मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेहतरीन तरीके से समझा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के अंदर दिक्कत नहीं होगा, इट्स माई गारंटी। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इतना बड़ा वेटेज रखता है चैप्टर, और इतना ज्यादा डेप्थ उसमें चैप्टर्स है, इतने सब चैप्टर्स दिया हुआ है, जहां पे समझने में अगर बच्चे ने अच्छे तरीके से अगर समझ लिया तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो बेटा हलवा की तरह है, आप आराम से इजीली तरीके से कर सकते हो। तो अगर बेहतरीन तरीके से आपने नहीं देखा है और आपको कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत है, तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर दिक्कत है तो फिर यहां पर आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। तो पहले उसको अच्छे से समझो और उसके बाद इसको करना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम बात करते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर भी बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर एक व्यक्ति होता है सेलर, समझिए, एक होता है यहां पर सेलर और एक होता है यहां पर बायर। यहां पर बायर भी होता है। तो बेटा जी एक सेलर भी होता है, एक बायर भी होता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या होगा, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय बायर एंड सेलर। यहां पर सेलर वो लोग होते हैं बेटा, या तो सेल करने की वादा करते, हु एग्रीज टू सेल, हु एग्रीज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा यहां पर सेलर होते हैं और यहां पर बायर होते हैं। बायर इज अ पर्सन हु बाय और एग्रीज टू बाय द गुड्स इन कंसिडरेशन फॉर प्राइस, इज कॉल्ड अ बायर। तो बेटा बायर वो लोग होते हैं जो गुड्स खरीदते हैं, सेलर वो होते हैं जो बेचते हैं। बेटा यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं तो सेलर का और बायर का होना जरूरी है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्राइस की कंसिडरेशन होना जरूरी है बेटा, वरना आपको एक बात पता होगा, जब हम गुड्स के बदले में गुड्स की एक्सचेंज करते हैं, हम उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। गुड्स का एक्सचेंज अगर गुड्स के साथ करते हो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहता है कि बेटा प्राइस का कंसिडरेशन होना मस्ट है। तो अगर प्राइस की कंसिडरेशन नहीं रहेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के कैटेगरीज के अंदर नहीं आएगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर सेलर भी होता है, बायर भी होता है, और वहां पर प्राइस के मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आपने आप अपना साइकिल बेच करके आपने क्या करा, बाइक खरीदा, तो बेटा यहां पर क्या है, प्राइस की कंसिडरेशन है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, प्राइस की कंसिडरेशन जब होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। बट आपने मान लीजिए यहां पर सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करे, गुड्स के बदले गुड्स की एक्सचेंज कर रहे हो, तो बार्टर सिस्टम में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको सेलर का मतलब समझ में आ गया। सेलर वो पर्सन होता है जो बेचने की या तो वादा करता है या बेचता है।
या बायर वो लोग होते हैं जो या तो एग्री करता है कि हम बाई करना चाहेंगे या बाई करते हैं, हम उसको बायर कहते हैं। आइए बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट। आइए, relating the sales of goods act defining rights and duties and liabilities of the buyer and key points। तो हम बात करते हैं applicable only movable goods। बेटा जी मूवेबल गुड्स वो होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं। इमूवेबल गुड्स का मतलब होगा लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लैंड एंड बिल्डिंग को क्या आप उठा करके शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इमूवेबल गुड्स आता है बेटा। मूवेबल गुड्स वो होता है जिसको आप उठा करके ट्रांसफर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर बेटा मूवेबल गुड्स ही आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आता है। आई बात समझ में? इमूवेबल का मतलब होगा जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, हम इनको मूव नहीं कर सकते हैं। आइए बेटा, कवर्स ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्लूड्स लीगल डेफिनेशंस एंड रूल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहां पर इंक्लूड किया जाता है बेटा सारे के सारे, यहां पर इंक्लूड्स बेटा ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला चीजें हट चुका है। अब ये अगर हम बात करें यहां पर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अप्लाई जो होती है पहले हुआ करता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब वो नहीं, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करा जाता है। उस तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई करते हैं तो वैसे ही इसको भी हम अप्लाई करते हैं। तो होल ऑफ कवर ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? और उसके बाद लीगल डेफिनेशन की अगर बात करें, सारे के सारे लीगल डेफिनेशंस आते हैं। रूल्स फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं बेटा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन बायर एंड सेलर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायर कौन होता है। तो बेटा बायर वो पर्सन होते हैं, यहां पर बायर वो व्यक्ति होते हैं या तो वो खरीदने की वादा करते हैं। बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बायर। सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सेलर। आइए बेटा एग्जांपल, ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ए एंटर करे कॉन्ट्रैक्ट करने में बी के साथ, बाय अ कार फ्रॉम बी। ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार फ्रॉम बी एंड बी इज अ बायर एंड यहां पर जो है बेटा ए जो है यहां पर बायर है और बी यहां पर सेलर है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर दो लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है। जो खरीद रहा है वो बायर है, जो बेच रहा है वो सेलर है। आई बात समझ में? तो बायर और सेलर का बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा हम लोग बात करेंगे गुड्स एंड रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक होता है बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुड्स फिजिकली इन एग्जिस्टेंट ऑन ओन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। बेटा हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। क्लियर है पॉइंट्स? तो जो गुड्स फिजिकली एग्जिस्टेंट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो फिजिकली ये गुड्स एग्जिस्टेंस में था, हम उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके दौरान ये गुड्स एग्जिस्टेंस में था, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम प्रेजेंट था, हम उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। आइए बेटा उसके बाद एग्जिस्टिंग गुड्स के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स और एक होता है एज सर्टेन गुड्स और एक होता है अनअसर्टेन गुड्स। आइए बेटा हम लोग यहां पर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूं बेटा, आप लोग जैसे मान लीजिए आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हो और वहां पर बहुत सारा एलसीडी लगा हुआ था, बहुत सारा एलसीडी लगा हुआ है और उसमें से आपने एक एलसीडी निकाला और परचेज करा, पेमेंट भी कर दिया। बट सेलर को आपने कहा कि देख भाई मुझे इसकी डिलीवरी दिवाली वाले दिन चाहिए, मुझे इसकी डिलीवरी दिवाली वाले दिन चाहिए, और इससे पहले गोडाउन में आग लग जाती है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, गुड्स जल जाती है। बताओ हु शैल बियर द लॉस? ये लॉस किसका होगा? किसका लॉस होगा बेटा? गुड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, आपने सिलेक्ट भी कर लिया, और बाद में जाकर के कुछ अगर मान लीजिए गोडाउन में आग लगने की वजह से आपके सिलेक्टेड गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसके लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यहां पर कौन होगा बताइए? सेलर। क्योंकि अभी डिलीवरी नहीं पास हुआ बेटा, ओनरशिप पास नहीं हुआ। मैं अभी आपको अब बताऊंगा प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, रिस्क क्या होता है। रिस्क फॉलो ओनरशिप। यहां पर कैसे किसके ऊपर है? तो अभी भी रिस्क किसका है बेटा? सेलर का ही, क्योंकि उसके गोडाउन में है।
समझ गए बात को? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कर रहे थे तो वहां पर गुड्स प्रेजेंट था, एग्रीड था, सेलेक्टेड था, हम उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस गुड। स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये समझ लीजिए एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स एज सर्टेन का मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स सेट असाइड फॉर ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहां पर वो एग्जिस्टिंग गुड्स जिसको आपने साइड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। असर्टेन यानी असर्टेन का मतलब जिसको आपने फाइंड आउट कर लिया, बहुत सारे गुड्स में से आपने एक निकाल करके कहा कि मेरे को ये गुड्स चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज सर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाते हो वहां पर बहुत सारा एलसीडी लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बहुत सारे एलसीडी तो लगा है बट उसमें से हमने सिलेक्ट ही नहीं करा, हमने उसमें से आइडेंटिफाई ही नहीं करा, दिस इज कॉल्ड अनएसर्टेन गुड्स। तो ये अनएसर्टेन गुड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा जस्ट यहां पर स्पेसिफिक गुड्स के अपोजिट हो जाते हैं। द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। समझ गए बात को? क्लियर है पॉइंट्स? तो एज सर्टेन गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है बेटा जहां पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है जहां पर क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते तो गुड्स एग्जिस्टेंस में होती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर हमने बताया कि स्पेसिफिक गुड्स वो एग्जिस्टिंग गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अवेलेबल होता है। ये हमने बताया कि एग्जिस्टिंग गुड्स का वो चीज है जिसको आपने सेलेक्ट करके साइड में रखा। और अनअसर्टेन गुड्स के एग्जांपल मैंने दिया कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाते हो वहां पर बहुत सारा एलसीडी लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स, जहां पर अभी तक आपने आइडेंटिफाई ही नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड रिलेटिव टर्म। बेटा फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जो तो अभी मैन्युफैक्चर्ड हुआ नहीं है, फ्यूचर में मैन्युफैक्चर्ड होगा और फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होगा। द फ्यूचर गुड्स to be manufactured or produced acquired by the sale after the contract। बेटा ये तभी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अक्वायर्ड बाई, जब ये मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद ही तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अभी तक गुड्स बना ही नहीं। और उसके बाद बात करते हैं कंटिजेंट गुड्स क्या होता है बेटा। कंटिजेंट गुड्स क्या होता है, यानी मैंने ऑलरेडी आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है बेटा, जहां पर किसी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट के अंदर, जहां पर ये किसी घटना के होने या न होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंटिजेंट गुड्स हुज एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। बेटा कंटिजेंट गुड्स वो गुड्स होता है जो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे ए एग्रीज टू सेल अ बैच ऑफ मैंगोज to be that are yet to be ripen, this is an example of contingent goods। तो ये बातें समझ में आ गया बेटा? क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर अगर बात करें बेटा तो ये किसी घटना के फ्यूचर घटना के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। यहां पर एनिमेशन भी हमने लगा रखा है, आप देख सकते हैं उसके थ्रू। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं डिलीवरी। क्या मतलब होता है डिलीवरी का? मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे बेटा। एक्चुअल में डिलीवरी कैसे होती है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, सिंबॉलिक क्या होता है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन अनदर पर्सन, यानी गुड्स को मैंने उठाया और मैं अपने जगह से किसी और जगह को शिफ्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी यहां पर पोजीशन को ट्रांसफर करी जाती है, तो यहां पर फिजिकली हम क्या करते हैं, वॉलंटरी यानी मर्जी से हम क्या करें, गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम डिलीवर करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर है पॉइंट्स? अब हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, और एक उसके बाद सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है बेटा। तो इस तरह के डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि आपने सामान को उठाया और बायर से सेलर तक पहुंचा दिया, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी, यानी फिजिकली यहां पर ट्रांसफर करते हैं गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बेटा यहां पर कोई फिजिकली आप ट्रांसफर नहीं करते हो बट चेंज इन द लीगल ओनरशिप, यहां पर ओनरशिप चेंज हो जाता है लीगल। सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी थ्रू सिंबॉलिक एक्ट लाइक हैंडिंग ओवर कीज, यानी आपने गाड़ी का की आपने ट्रांसफर करा, सिंबल्स दिया आपने। जैसे अगर मान लीजिए रेलवे के थ्रू आप गुड्स को भेजते हो, माल को डिलीवर करते हो, तो आपको रेलवे रिसीट मिलती है, जो वाउचर मिलती है वो एक तरह से सिंबल ही तो है बेटा कि आपने वहां पर गुड्स को भेजा है। आइए गिविंग अ कार की
represent a symbolic delivery of the car. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिक डिलीवरी। तो बेटा डिलीवरी ऑफ गुड्स का सिंपल मतलब होता है कि फिजिकली वॉलंटरी आप ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, जहाँ पर फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर करते हो। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी होता है जहाँ पर फिजिकल ट्रांसफर नहीं करते हो बट अ चेंज इन अ लीगल ओनरशिप, यहाँ पर लीगल ओनरशिप चेंज होती है। सिंबॉलिक डिलीवरी वो होती है डिलीवरी थ्रू अ सिंबॉलिक एक्ट लाइक हैंडिंग ओवर केस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स? अब बताइए, तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें, अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज होल्डर टू टेक पोजीशन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लीडिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेकंड बेटा वेयर हाउस रिसीट। बेटा ये एग्जांपल किसका है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स वो डॉक्यूमेंट होता है बेटा जो अलाउ करता है पोजीशन ऑफ द गुड्स। बेटा यहां पर गुड्स की पोजीशन किसकी है? तो बिल ऑफ लीडिंग एंड वेयर हाउस रिसीट जो है ये एग्जांपल है बेटा डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ द गुड्स। जैसे अ बायर कैन क्लेम गुड्स फ्रॉम शिपिंग, एक बायर क्लेम कर सकता है गुड्स फ्रॉम शिपिंग कंपनी विद इन द बिल ऑफ लीडिंग। बेटा अगर बिल ऑफ लीडिंग नहीं होता किस बिहाफ पर आप करोगे? ये नहीं कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चे। आइए फिर हम लोग बात करते हैं मर्चेंटाइल एजेंट क्या होता है। भाई व्हाट डू मीन बाय द टर्म मर्चेंटाइल एजेंट? भाई एजेंट को डेफिनेशन की बात करें बेटा तो लॉ के अंदर मेंशन है एन एजेंट ऑथोराइज टू बाई और सेल कंसाइन गुड। बेटा मर्चेंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है बेटा, मर्चेंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जिसके पास अथॉरिटी होता है या तो सेल कर सकता है या तो बाई कर सकता है या तो गुड्स को कंसाइन कर सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मर्चेंटाइल एजेंट यानी ए कमीशन एजेंट सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये यहां पर एक कमीशन जो एक एजेंट जो है कमीशन ले रहा है और सेल कर रहा है गुड्स को किसके बिहाफ पर? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। तो बेटा ये मर्चेंटाइल एजेंट होते हैं। तो मर्चेंटाइल एजेंट वो अथोराइज एजेंट होते हैं, या तो बाई कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं या तो कंसाइन कर सकते हैं गुड्स। कंसाइनमेंट का मतलब होता है बेटा कंसाइनमेंट में एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होते हैं और कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी गुड्स को सेल कर रहा होता है। क्योंकि कंसाइनर अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो हर एरिया में नहीं जा सकता है, तो अपने बिहाफ पर वो गुड्स को डिलीवर करेगा कंसाइनी को, कंसाइनी उनके बिहाफ पर गुड्स को बेचेगा और जब गुड्स सेल होगा बेटा तो उस पर कमीशन दिया जाएगा किसको? कंसाइनी को। गुड्स सेंड करने पे कमीशन नहीं आता, गुड्स को सेल करने पे कमीशन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, समझ गए बात को? तो वो अलग से अकाउंट्स में है, पढ़ाएंगे अगर कभी मौका मिला तो। बाकी अभी ये चीज को समझिए। तो मर्चेंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? तो एक अथोराइज एजेंट होता है जो बाई करता है या सेल करता है और कंसाइन भी कर सकता है गुड्स को, वो मर्चेंटाइल एजेंट होता है बेटा। यहां पर देख लीजिए मैंने आपको इस तरह से समझा रखा है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बेटा एनिमेशन भी हमने दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। और एनिमेशन देखो हमारे माइंड में वर्ड्स नहीं रहती है, हमारे माइंड में पिक्चर्स रहती हैं, सिंबल्स रहता है, इसके लिए हमने ये चीजें बनवाया है। तो चीजें आप इसको देखिए और इस तरीके से कलरफुल होगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है एंड प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिंपल, प्रॉपर्टी का मतलब मकान की बात नहीं, यहां पर ओनरशिप की बात कर रहे हैं, टाइटल इन गुड्स की हम बात कर रहे हैं। भाई जिसका प्रॉपर्टीज होगा उसी का उसमें क्या होगा? ओनरशिप उसी का होगा, और जिसका प्रॉपर्टी होगा रिस्क उसका ही होगा। तो यहां पर प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो ओनरशिप और टाइटल ऑफ द गुड्स, सिंपल वर्ड में सब समझो। प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में डिफाइन करा गया है, रेफर्स टू ओनरशिप और टाइटल ऑफ द गुड्स। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अ पर्सन अनएबल टू पे द डेब्ट, यानी वो व्यक्ति जिसका लायबिलिटी ज्यादा हो चुका है, एसेट कम है यानी संपत्ति कम है, लोगों को देना ज्यादा है, इस कंडीशन में व्यक्ति इंसॉल्वेंट अपने आप को घोषित कर देता है। यहां पर प्राइस की बात करें द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। बेटा जी ये मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इसको यूज करा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइस। इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होते हैं बेटा जो जज साहब के सामने जाकर कर कहते हैं कि जज साहब मेरे पास संपत्ति तो है ही नहीं, मेरे पास जितना देना है उससे कम मेरे पास संपत्ति, तो मैं क्या करूं? उस कंडीशन में उनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, राइट? द पर्सन अनएबल टू पे डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। आइए बेटा हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स।
भाई क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। द इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इम्प्लाइड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है कि गुड्स कंज्यूमेबल कंडीशंस में होना चाहिए, गुड्स बेहतर होना चाहिए, गुड्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स की बात करें तो ए बाइज अ वॉशिंग मशीन एक्सपेक्टिंग इनटू द वर्क एफिशिएंटली। यहां पर ए बाई कर रहा है एक वॉशिंग मशीन, ए एक बाई कर रहा है वॉशिंग मशीन एक्सपेक्टिंग इनटू द वर्क एफिशिएंटली, ताकि वर्क को एफिशिएंटली मोड में कर सके बेटा। तो यहां पर क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करें, ऑलवेज एंश्योर द गुड्स मीट द एग्रीड अपॉन एट द स्टैंडर्ड अवॉइड डिस्प्यूट। तो बेटा जी इस तरह से करना होता है, यानी इंप्लाइड कंडीशन होता है कि गुड्स जिस पर्पज के लिए आप खरीदते हो, गुड्स उस पर्पज को पूरा करते हुए होना चाहिए। दैट इज एन इंप्लाइड कंडीशंस, कंज्यूमेबल कंडीशंस में होना चाहिए गुड्स, तभी ये कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? तो इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ए बाई अ वॉशिंग मशीन एक्सपेक्टिंग इनटू वर्क एफिशिएंटली। भाई एक व्यक्ति जो है खरीद रहा है वॉशिंग मशीन ये सोचते हुए कि वॉशिंग मशीन परफेक्टली काम करे, एफिशिएंटली मोड में काम कर सके। बट अगर मान लीजिए आफ्टर डेट उन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदा लेकिन वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या उसका पर्पज पूरा होगा? तो नहीं। तो गुड्स की क्वालिटी सही होना चाहिए, गुड्स जैसा होना चाहिए जिसके लिए वो परचेज करा गया है, तो उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हुए होना चाहिए। आइए बेटा उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अगर बात करें पार्ट 1 जो हमने अभी तक आपको जो पढ़ाया है बेटा उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पार्ट 1 को हम एक बार समझते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या समझा। तो आइए बेटा रिकैप ऑफ द टाइप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में हम लोगों ने समझा। स्कोप ऑफ द एक्ट की बात करें, गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स वो गुड्स होता है बेटा जहां पर गुड्स को मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने बायर और सेलर के बारे में समझा, डिफाइंस रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टीज। उसके बाद हम लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ गुड्स जहां पर कवर्स करा, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, इन सभी के बारे में चर्चा करा। फिर हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करा जहां पर एक्सप्लेन एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में हमने समझा, लीगल प्रूफ ऑफ द ओनरशिप फॉर गुड्स के बारे में हमने समझा। फिर प्रॉपर्टीज एंड प्राइस के बारे में देखा, क्लैरिफाइज ओनरशिप किसका होगा, ट्रांसफर क्या होगा और कंसिडरेशन क्या होगा। फिर हम लोगों ने क्वालिटीज ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करा, स्टिपुलेट्स स्टैंडर्ड और कंडीशन फॉर द गुड्स। इस तरह से पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट करा बेटा, और बाकी हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहां तक आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज करिए, जब पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पार्ट 2 आप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।